जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मनोविज्ञान के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। सोमवार से हमने इस श्रृंखला को स्टार्ट किया था तो 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आज उस श्रृंखला का तीसरा पार्ट है। तो मनोविज्ञान के पार्ट 3 में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। हिलगार्ड एटिंगसन के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये परिभाषा हिलगार्ड के द्वारा दी गई। अगर वाटसन की बात करें तो वाटसन के अनुसार बोला गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ के द्वारा बोला गया है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ऐसा बोला गया है वुडवर्थ के द्वारा। अगर बात करें मैकडूगल के अनुसार क्या बोला गया तो आइए बात करते हैं। मैकडूगल के द्वारा बोला गया है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ऐसा बोला गया है मैकडूगल के द्वारा। तो सभी मनोवैज्ञानिक मतों के द्वारा हमने यहाँ पर आपकी परिभाषाओं को दिखाया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। आगे लिखा है बोरिंग के अनुसार। तो बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान को क्या बोला गया उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार बोरिंग ने क्या कहा है, तो बोरिंग ने बोला है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। स्किनर के अनुसार अगर बात करें तो स्किनर ने क्या बोला है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ऐसा बोला गया स्किनर के द्वारा। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। तो सभी फेमस मनोवैज्ञानिक के मत के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा क्या क्या हो सकती हैं या किसने क्या परिभाषा दी है, ये हमने पीछे भी देखा और आगे भी हम देखने वाले हैं। मन के अनुसार बात करें, मनु के अनुसार तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन व अन्य के अनुसार बात करें तो मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गार्डनर मर्फी के अनुसार की अगर बात करें तो मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। हम रूसो को पहला शिक्षा मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं जिसके प्रयासों से बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जन्म हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में स्टैनले हॉल द्वारा रखी गई। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, इनके द्वारा नींव रखी गई है 1889 में। वर्ष 1900 में मनोविश्लेषणवाद से कुछ लोग शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत एक विषय के रूप में 1920 में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी से मिली। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 से इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है कि शिक्षा का जो मनोविज्ञान है वो 1920 में थॉर्नडाइक के द्वारा उनके द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी, एजुकेशन साइकोलॉजी, उससे जो है वो दिया गया है। इसलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो 3 बातें निकल के आती हैं कि साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई, तो 1920 में। किसके द्वारा हुई, थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा। और तभी से थॉर्नडाइक को साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तब से अब तक। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। कॉलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। क्रो के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। बहुत ही एक लाइन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से बहुत ही अच्छे से समझते हुए आपको पढ़ते हुए चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। स्किनर के अनुसार अगर बात करें तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा तथा अधिगम से संबंध होती है। अगर बात करें ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। स्टीफन के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। सारे व टेलफोर्ड के अनुसार अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। जॉन एफ ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए।
मनोविज्ञान के संप्रदाय, तो आइए बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में। मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा तात्पर्य उन विचारधाराओं से है जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया, जिसमें से प्रमुख विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। संरचनावाद, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है संरचनावाद। पॉइंट नंबर 1, यह मनोवैज्ञानिक का सबसे पुराना संप्रदाय है। इसका जनक वुंट और टिचनर स्किनर को माना जाता है। 1979 की बात करें तो जर्मनी के लिप्जिग शहर में वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। आगे बढ़ते हैं। वुंट के अनुसार हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है। पॉइंट नंबर 5, चेतना की एक संरचना है जिसके 3 अंग हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, पहली मनोविज्ञान शाला खोलने वाले वुंट को मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। क्योंकि चेतना दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए संरचनावादी की अध्ययन विधि अंतदर्शन विधि कहलाई। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद का पॉइंट नंबर 1, इस संप्रदाय को विलियम जेम्स के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसमें चेतना की कार्यों पर फोकस किया गया। विलियम जेम्स की पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को मनोविज्ञान की पहली प्रमाणित पुस्तक मानते हैं। जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जेम्स ने कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली। जेम्स ने चेतना का धारा प्रवाह तथा आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा भी दिया है। इसलिए जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि थॉर्नडाइक को साइकोलॉजी का जनक माना जाता है और जेम्स को भी मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में पॉइंट नंबर 1 की 1913 में इस संप्रदाय की शुरुआत अमेरिका से जेबी वॉटसन के नेतृत्व में हुई, जो कि हॉपकिंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वॉटसन ने चेतना का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण चेतना को अस्वीकार करते हुए बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया है। इसलिए उनकी विधि को बाह्य दर्शन विधि कहा गया है। उद्दीपक बाहरी वातावरण में होता है। उद्दीपक जो है वो आपका बाहरी वातावरण में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, जन्म के समय सभी शिशु समान होते हैं। जन्म के समय जो सभी शिशु हैं वो कैसे होते? जन्म के समय सभी शिशु जो हैं वो समान होते हैं। वॉटसन ने SOR फार्मूला का प्रस्ताव पास किया। किसका? SOR फार्मूला प्रस्ताव पास किया। उन्होंने व्यवहारवाद पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बिहेवियरिज्म की रचना की है। यह वॉटसन की ही देन है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहलाता है या कहते हैं। गेस्टाल्टवाद, मनोवैज्ञानिक हैं गेस्टाल्टवाद। तो चलिए गेस्टाल्टवाद की बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 1912 में व्यवहारवाद के खिलाफ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ, जिसके जनक मैक्स बर्दिमर माने जाते हैं। जो गेस्टाल्टवाद शब्द है उसके जनक कौन है? मैक्स बर्दिमर। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति, अर्थात किसी समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब पूरी समस्या आंखों के सामने हो। इसलिए शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया कि शिक्षण सूत्र जो है वो कैसा है? पूर्ण से अंश की ओर या अंश से पूर्ण की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऐसे कुछ करके आपसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर गेस्टाल्टवाद की देन ही माना जाता है। गेस्टाल्टवादी विचारकों में कोफका, कोहलर तथा कर्ट लेविन प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते हैं। कोहलर ने टेनरिफ द्वीप के केनारी शहर में अपना प्रसिद्ध बनमानुष पर आधारित अध्ययन किया, जो मुख्यतः सुल्तान नामक बनमानुष पर आधारित था। उसका नाम क्या था? सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। कोहलर तथा अन्य गेस्टाल्टवादी अधिगम को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जहां अधिगमी चिंतन करते हुए सभी मौजूद विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके समस्या समाधान कर लेता है। कोहलर ने सूचका अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार समस्या समाधान के दौरान अचानक ही साधन और साध्य में अर्थपूर्ण संबंध जोड़कर समस्या समाधान कर लेना ही सूझ कहलाता है। पॉइंट नंबर 8, सूझ को आहा, अनुभवों, बिंगों, यूरेका आदि नामों से भी जानते हैं। कोहलर ने अधिगम स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत भी दिया है। द मेंटेलिटी ऑफ एपेक्स, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तकें भी लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक में पार्ट नंबर 3 में इतना ही। मिलते हैं पार्ट नंबर 4 से कुछ ही देर में। तो श्रृंखला आप सभी को कैसी लगी? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उस टॉपिक को हमने कवर किया है पार्ट नंबर 3 में। मिलते हैं कुछ ही देर में पार्ट नंबर 4 से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए
और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पर हमने आपकी स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए। डेली आपको रोजाना सुबह 11 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।